बम बंदूक के दरमियान में बातचीत कैसी हो, ताला लगा दिया है। बड़ी नफरत अंगेज ख्यालात के हामिल है। आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी असल चेहरा है गुजरात का। ये गेट नंबर 4 की क़यादत है। इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात का मुस्तकबिल अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले। क्या हम अपना मुल्क चला रहे हैं? पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स को इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल नहीं है। जब हमने लाहौर बेचा तो आपने कारगिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान से मुतल्लिक। उनसे सवाल किया गया कि पहले आपकी अप्रोच पाकिस्तान से मुतल्लिक ये थी या पाकिस्तान से बातचीत से मुतल्लिक ये थी कि बम बंदूक के दरमियान में बातचीत कैसी हो, तो क्या अब 10 साल बाद आपकी अप्रोच में या पाकिस्तान की अप्रोच में कोई चेंज आया है या कोई फ़र्क देखा है आपने? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ताला लगा दिया है, मतलब बातचीत से मुतल्लिक उन्होंने फ़िलहाल बात बिल्कुल रोक दी है। हालांकि आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी हुकूमत में आए तो उन्होंने खुद से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मदऊ किया अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में। फिर गाहे गाहे पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बातचीत की कयास आराइयाँ भी होती नहीं या डिप्लोमेटिक चैनल से मुख्तलिफ तौर पर ये अप्रोचेस भी होती गई। तो इस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है और कहा है कि ताला लगा दिया, तो क्या ये इलेक्शंस चल रहे हैं भारत में, उसके लिए एक फैक्टर हो सकता है या फिर इसको किस तरह से रीड किया जाए? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है कि क्या ये जो सोच है नरेंद्र मोदी की, इससे दोनों ममालिक के दरमियान में जो ताल्लुकात की बेहतरी की बात है या ताल्लुकात की बेहतरी की उम्मीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपसे ही मैं सवाल शुरू करूंगी क्योंकि आप बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं और आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर पे कुछ राब्ते भी चल रहे हैं और होना भी चाहिए ऐसा। बट नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है, इसकी वजह क्या समझते हैं और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद ख़त्म हो गई है? बिल्कुल अलेना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलेना, सबसे पहले तो बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी ने ये जो इंटरव्यू दिया है ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान है। वहाँ पर आपको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस में हैं और 6 मुख्तलिफ मरहलों पर हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं। आपको पता है कि 4 जून को इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म होके गिनती होगी। तो अभी इलेक्शन का मामला जो है वहाँ पर हिंदुस्तान में चल रहा है। जिस शख्स को ये इंटरव्यू दिया गया है, जिस जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू दिया गया है, इनका नाम है अर्नब गोस्वामी। ये भी मैं स्क्रीन पे देख रहा था। और अर्नब गोस्वामी वो आदमी हैं या वो जर्नलिस्ट हैं जो अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्टिक एक्टिविटी की वजह से नहीं, जर्नलिस्टिक खबरों की वजह से नहीं, बल्कि उनका शुमार उन लोगों में होता है जो इंतहा पसंद हैं, जो सनसनीखेज़ी फैलाते हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से वो एक बड़ी नफरत अंगेज ख्यालात के हामिल हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो वोट बैंक है उस तरफ का, उसको मेरे ख्याल में कंटेन करने की कोशिश की है। उन्होंने अहम बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा कि मैंने ताला लगा दिया है, अहम बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये बड़ी अहम बात है कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान मुखालिफ या मुसलमान मुखालिफ इंप्रेशन के साथ वहां पर मौजूद है, वो एक ऐसे शख्स को इंटरव्यू दे रहा है जो पाकिस्तान मुखालिफ है, नॉन पाकिस्तान मुखालिफ है या उसकी राय मुसलमानों के बारे में अच्छी नहीं है। अर्नब गोस्वामी की बात कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैंने तो ताला लगा के रख दिया है। अब 2 बातें और 2 छोटी चीजें ऐड कर दूं। नरेंद्र मोदी साहब ही के दिनों की बात है, ये जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2 डिप्लोमेट्स जो हैं वो भारतीय डिप्लोमेट्स, उनकी किताबें आई हैं। इन्होंने इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ काम भी किया है। एक का नाम है शरद सब्रेवाल, वो मोदी साहब से पहले थे, और दूसरे का नाम है अजय बिसारिया। 2 किताबें आई हैं और दोनों किताबों में क्या बात की गई है, यानी कि जो इनके थिंकिंग प्रोसेस है, जो इंटेलिजेंसिया वहां पे फॉरेन पॉलिसी बनाता है, जो कि एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अहम है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी अहम है। शरद सब्रेवाल साहब कहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहिए, ना हिंदुस्तान ये चाहता है। और अजय बिसारिया साहब तो जो नरेंद्र मोदी साहब के और जो जलन बाजवा के दिनों की
जो बैकडोर राब्ते थे उनकी कहानी भी बयान कर रहे हैं। तो मेरी इस सारे मामले को देख के एक बात बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है वक्त अपना फैसला करेगा, वक्त बताएगा मैं दुरुस्त हूं या गलत हूं, कि मोदी साहब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। अच्छा। वो सीरियस हैं। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात, बहुत सारे ऐसे हुए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ सके। नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मामला बढ़ाने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि वो नवाज शरीफ साहब जो चीजें बेहतर ना हो सकी, आगे ना कर, लेकिन अभी भी आपको लगता है इस बयान के बावजूद बहुत गुंजाइश है कि आगे मामला बढ़ सकता है। भट्टी साहब क्या कहेंगे आप? क्या आपको भी ऐसे ही लगता है, आप एजाज की तरह ऑप्टिमिस्टिक हैं या आपकी राय मुख्तलिफ है? मैडम शेख, ये पहला बयान नहीं है नरेंद्र मोदी का। अमेरिका में आपको याद होगा उन्होंने कहा था ट्रंप के दौर में कि छोड़ो यार पाकिस्तान को, बहुत वक्त ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर लिया हमने, आपस में लड़ मर कर ख़त्म कर हो जाएगा ये पाकिस्तान। और फिर जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है उनका बयान भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान वो दिवालिया होती कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी है जितना उसका ज़र मुबादला। और फिर अभी मोदी साहब का कुछ अर्सा पहले का बयान है कि आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। और अब जो बयान है कि अब किस्सा ख़त्म कर दिया, वो 2 वक्त की रोटी कमा लें यही बहुत है, मुल्क चला लें यही बहुत है, वक्त ज़ाया नहीं करना, ताला लगा दिया। मैडम शेख, इसका एक पसे मंज़र है। नरेंद्र मोदी का इंतहा पसंद भारत अपनी जगह, राह की दहशत गर्दियाँ अपनी जगह, मुसलमानों समेत भारत में अक़लियतों का जीना हराम जो हुआ है वो अपनी जगह, भारतीय तारीख में जो मुसलमानों हीरोज़ को विलन बनाया जा रहा है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, वो अपनी जगह, अखंड भारत का सफ़र अपनी जगह, भारतीय आइन तब्दीली का ख्वाब अपनी जगह, मकबूजा कश्मीर जबर अपनी जगह, नरेंद्र मोदी का वो का जो असल चेहरा है गुजरात का वो अपनी जगह, और मैंने पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया वो नरेंद्र मोदी अपनी जगह, और इलेक्शन स्टंट अपनी जगह। लेकिन मैडम शेख, नरसिम्हा राव और ये हमें मानना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की रखी गई बुनियाद जो थी उस पर आज भारत की इमारत खड़ी है। और भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, 6.25 अरब डॉलर या 625 अरब डॉलर उसके ज़र मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है, और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है। और 90 की दिहाई में वो IMF को गुड बाई कह चुका है, और हर काबिल ज़िक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वज़ीर आज़म भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय, और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। और मैडम शेख, अपना हाल देख लें, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की दलदलें, दिवालियापन, नफ़रत, तकसीम, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते लोग, आलमी तन्हाई, क़यादत का बुरान। क्यों वो चाहेगा कि हमारे साथ बात करे? क्यों करनी चाहिए उसे बात? आज जज्बात नहीं, मफादात की दुनिया है। जब हमारे घर में दाने होंगे, जब आलमी सतह पर हमारे इमेज का जो फलूदा बन चुका है वो बेहतर होगा, जब हमारे अपने घर में इत्तेहाद होगा, जब क़यादत विजनरी होगी, जब हमारा कोई रोड मैप होगा, तो भारत खुद चाहेगा तिजारत करना। ये कहानियां सुनानी अब बंद कर दें और ख्याली और तसव्वुराती दुनिया से निकल आएं। अब वो भारत जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था उसको हमारे बगैर उसने आलमी सतह पर हमें FATF हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसने तनहा कर दिया है। और आप आपस में एक दूसरे को फतह करने में लगे हुए, तो वो क्यों चाहेगा?
क्यों उसको क्या जरूरत है पाकिस्तान की उसको? भट्टी साहब, जो आपने सारी बात की है बिल्कुल सही है, और आपने कहा कि खुद ब खुद आ जाएगा, क़यादत को सही करना चाहिए। लेकिन सर ये भी तो देखे ना फर्क बुनियादी सा, भारत में 10 साल में मोदी सरकार ही थी और उनकी सियासत में कितनी स्टेबिलिटी थी, तो पाकिस्तान में कितनी क़यादतें चेंज हुई हैं इस 10 साल के दौरान, ये भी जरा मवाजना कर लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल, तो ये करें ना अपना घर, मैं वही कह रहा हूँ, अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, अपना हाउस एंड ऑर्डर करें। कौन करें सर? ये जो हमारी क़यादत है, ये सियासी क़यादत है, ये गेट नंबर 4 की क़यादत है, ये करे ना। अच्छा, बेहतर करे इनको, नहीं ये फार्म 47 पे तो नहीं होगी ना, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने से तो नहीं होगी ना। आपका तज्जिया भी चाहूंगी। और भाई उधर नहीं जाएंगे। मैं भट्टी साहब की आखिरी बात में मुझे इरशाद भाई आपके जो है ना, इरशाद भाई आपके जो है ना, वो भाई गेट नंबर 4 के बाहर से होके आ जाते हैं, अंदर जाने वालों की बात नहीं करते, और अंदर जो रहते हैं उनकी भी बात नहीं करते। मैंने 3-4 मरतबा अंदर जाने की बात की, एजाज की सारी फेवरेट लीडरशिप कुर्सियों पे बैठी थी, मैं खड़ा होने के लिए क्या जाता है, जगह ही कोई नहीं थी। सर तो बासियों की बात कर लेना, गेट नंबर 4 के अंदर साहब कह रहे हैं ना अलीना के फार्म नंबर, वो गेट नंबर पता नहीं 4 वाले जो है वो, और फार्म 47 वाले, आप मैडम शेख इस्टेब्लिशमेंट हो, ये सियासी क़यादत हो, जब आप अपना हाउस एंड ऑर्डर करेंगे तो सारी दुनिया आपकी तरफ आएगी। इस वक्त क्या आएगी आपकी तरफ दुनिया? बड़े ये जो अफसोस के भट्टी साथ साहब बात कर रहे हैं गेट नंबर 4 वाली या फॉर्म 47 वाली, देखिए इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है उसका फैसला गेट नंबर 4 से जो बाहर से आने वालों ने नहीं करना, वो जो अंदर रहने वाले हैं असल जो फैसला होता है वो उनका होता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंडिया के साथ ताल्लुकात का। जहाँ तक ये नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट है, आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, के ये इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के टाइम हमेशा से किसी भी मुल्क में हो तो अपने जो एडवर्सरी होते हैं उनके हवाले से इसी तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से एक हिस्ट्री है कि वो इस तरह के इलेक्शन से पहले इस तरह की जो वो होते हैं स्लोगन्स वगैरह वो किए जाते हैं, तो मैं इसको कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे ताल्लुकात, मैं समझता हूँ कि शायद ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो आने वाले 8 माह से 10 माह में क्या उनकी पॉलिसी होती है टुवर्ड्स इंडिया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त एक सिमत पता चलेगी इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, ख़ास तौर पे अगर वहाँ से नरेंद्र मोदी भी जीत जाते हैं। देखें, आप जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ बात करें कि इंडिया के जो रिलेशंस है पाकिस्तान के हवाले से, तो हमेशा से आपने देखा होगा कि इंडिया इसके ऊपर अपना जो अपर हैंड लेता है और वो एज लेता है पाकिस्तान के साथ, और उसकी रीज़न जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि हम डायलॉग करना चाहते हैं इंडिया के साथ, वो कोई भी मामला हो उस हवाले से, तो वो इंडिया उसको जो है वो फिर आपको इस हवाले से उसका अपर हैंड वो शो भी कराता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है, हमने देखा है पिछले 8-10 साल से अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है या एक रुके हुए हैं, तो हमें कोई इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम पिछले 10 साल से भी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात मुनक़ता किए हुए भी चल रहे हैं तो आगे भी चल सकते हैं। ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल है कि अब हमारे लिए ये होगा कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। जो एक माशी तौर पे देखें, 2 बातें हमेशा सामने आती हैं कि अगर आपकी मईशत बेहतर हो तो आपके साथ दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो ताल्लुकात इस्तवार करना चाहेंगे, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो या कोई भी हो, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा होता है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो एक इंटेग्रिटी होती है, एक सॉवरेनिटी होती है, आपने उसका भी वो बहाल रखना होता है। आप ये नहीं कि अपना एक कमज़ोरी का जो तासुर है वो इंडिया को बार बार शो करें डायलॉग के हवाले से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है वो आज से 20 साल पहले ऐसी सूरत हाल माशी नहीं थी, या आज से 30 साल पहले इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना आज है। उसके बावजूद भी उसने चाइना के साथ अपनी जो ताल्लुकात थे उसको कभी भी टेरिटोरियल जो उनकी वो थी उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और उसके अलावा भी उन्होंने नहीं किया। इसी तरह हमें भी ये पॉलिसी अपनानी होगी कि आपकी एजुकेशन है, इकोनॉमी है, ये तमाम तर चीज़ों को बेहतर वो करें, और उसके साथ साथ ये अगर आपके रिलेशंस नहीं बन रहे बेहतर तो उसके ऊपर जिस तरह मोदी साहब ने कहा कि मैंने ताला लगा दिया, आप भी ताला लगा दें। कोई मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है कि इंडिया के आप पीछे बार बार डायलॉग की ऑफर करें। बात की ख्वाहिश या डायलॉग की ख्वाहिश कमज़ोरी है, ये क्यों समझ रहे हैं आप?
देखिए ये बार बार ये आप जितने भी इंडियन डिप्लोमेट से बात करें वो हमेशा वो यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान को कंसेशन दे रहे हैं, बात करने के लिए आमादगी भी वो जाहिर करते हैं, तो वो कहते हैं हम हमारी तरफ से ये कंसेशन है। आप जितने भी इंडियन के वो जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी वो उनकी स्टेटमेंट्स होंगी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वो हमेशा से उनका प्रेशर एक टेररिज्म के हवाले से और ये कि हम आपके साथ बात करने के लिए राज़ी हुए हैं इतना ही काफ़ी समझे, तो ये मेरा ख्याल है वो जो बार हाँ वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इसको कमज़ोरी समझा जाता है, तो बेहतर यही है कि आप अपनी कमज़ोरी दिखाने की बजाय ये एक बार ताला लगा लें, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, तमाम और उसके बाद जो भी बात करनी है, डायलॉग करनी है, तो उसके आपके मामलात बेहतर होते हैं, तो फिर उसके बाद ठीक है। मजहर अब्बास साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? एंड आई विल सर्कल बैक टू एजाज, ये जो फ़खर ने बड़ी दिलचस्प राय दी है इसके ऊपर, बट मजहर साहब आपकी क्या राय है? देखिए अलीना, सीधी सी बात है, अगर आप इस वन लाइनर को देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चलाए, इंडिया तरक्की की राह पे गामजन है, ये क्या बयान हम इसको डिनाई कर सकते हैं? क्या इसमें क्या ख़राबी है इस बयान में, क्या खामी है इस बयान में? कह रहा है पाकिस्तान अपना मुल्क चलाए, हम चलाएं अपना मुल्क। क्या हम अपना मुल्क चला रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब हमें ख़ुद तलाश करना चाहिए। भारत तरक्की की राह पे गामजन है। अभी जो भी हमारे दोस्तों ने बात की वो यही बात तो की कि आज से 20 साल पहले शायद नहीं था, आज है, तो वो आपसे क्यों बात करे? हम क्यों इतने जो है वो आगे जाके, हमने ठीक है हमने एक पॉलिसी दी और वो बुरी पॉलिसी नहीं है कि हम चाहते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। अब इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट सोच अब आ गई है बहुत ज़्यादा। पहले ये था कि नहीं हमें बातचीत करनी चाहिए, कश्मीर को साइड में रखें, तो कश्मीर पर भी बात करें, बाद में बात करेंगे, लेकिन हम खेल सकाफ़त इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब उन्होंने कम्प्लीटली क्लोज़ कर दिया है ये चीज़। वहाँ जो पर्सपेक्टिव बना है इंडिया के अंदर, जिसमें उनको इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स को इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल नहीं है, हिंदुस्तान में इलेक्टोरल सपोर्ट हासिल है, बीजेपी उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। अब दो मरतबा ऐसा हुआ, जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो ये कि हमने वाजपेयी को लाहौर भेज के, जब हमने लाहौर भेजा तो आपने कारगिल कर दिया। कारगिल और बॉम्बे, ये दो वाक़यात ऐसे हैं जिसके बाद इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये है कि अब पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। अब उनका अपना ख्याल ये, और उसको देखें वाजपेयी क्यों नाकाम हुए या मनमोहन सिंह क्यों नाकाम हुए, वाजपेयी और मनमोहन के बाद क्यों मोदी जो है पिछले 10 साल से जो है वो जीतते आ रहे हैं, और अब भी यही तमाम इंडिकेटर्स यही हैं कि मोदी जीत जाएगा। शायद उतनी मेजॉरिटी ना मिले, लेकिन जीतने के बारे में तो सब ये कह रहे हैं कि मोदी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तो उनका पर्सपेक्टिव, तो अगर किसी उनके बयानिए को उनकी इंतखाबी कामयाबियां हासिल हो रही हैं तो वो उस बयानिए को क्यों तब्दील करेंगे? अब ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू में मोदी इसलिए सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं कि अगर वो हार्ड लाइन लेते, वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट बात करते, वो कोई एंटी मुस्लिम बात करते, तो इस चीज़ का इम्कान था कि इलेक्शन कमीशन वहाँ का नोटिस ले लेता। लेकिन वहाँ का इलेक्शन कमीशन भी, अब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन में भी अब आप तब्दीली देखेंगे। अगर ये थर्ड टाइम मोदी जीतते हैं तो इंडियन इलेक्शन कमीशन वो नहीं रहेगा जिसकी हम मिसालें दिया करते थे। अभी भी देखें, इस इंटरव्यू का नोटिस लिया जा सकता है, लेना चाहिए। जहाँ अगर मैंने कुछ दोस्तों से उधर बात की, अच्छा, वो उन्होंने कहा पहले इससे हार्ड लाइन उन्होंने तकारीर की है जिसका इंडियन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया, वरना माजी में नोटिस लिया जाता था, माजी में प्राइम मिनिस्टर को रोक दिया जाता था। नहीं कर तो वहाँ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे यहाँ जो है रूलिंग पार्टी, एक ज़माने में रूलिंग पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट पे था, आज इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान। तो हमारे यहाँ एक नेशनल कंसेंसस नहीं है, हमारे यहाँ कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। वहाँ ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो किससे बात की जाए? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के सिविलियन नहीं चलाते, वहाँ ये सोच है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना मुल्क चलाए तो ठीक है, हमें इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए। वैसे आप लोग कह रहे हैं सख्त बात नहीं की, बट अगर पूरा इंटरव्यू सुने तो उसमें कुछ सख्त बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बेशक उनकी अपनी निगाह से या उनकी अपनी सॉवरेनिटी की निगाह से, कि जब न्यूक्स की बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्स में दम नहीं है और इस टाइप की पॉपुलर स्टेटमेंट्स। लेकिन फिर भी ये जो हमने यहाँ पर बात की ना कि
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बातचीत में, पाकिस्तान को बातचीत की ख्वाहिश को कमज़ोरी के तौर पे भी लिया जाता है, एंड मच मोर। एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, वापस आते हैं फिर इससे जवाब लेते हैं इससे मुताल्लिक़ अपने तजियाकारों से। वेलकम बैक। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान से बातचीत से मुतल्लिक बयान को हम डिस्कस कर रहे हैं। फ़खर ब्रेक पे जाने से पहले जैसे बात कर रहे थे और यहाँ पर राय फ़खर की कि पाकिस्तान को बातचीत में जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये एक कमज़ोरी के तौर पर परसीव किया जा सकता है। और फिर सभी ने अपने अपने तरीके से राइटली सो ये सवाल भी उठाया कि इंडिया को क्या बेनिफिट होगा पाकिस्तान से बात करने में। अलीना, फ़खर ने बात काफ़ी हद तक दुरुस्त कही है कि हमें भी इतनी जिसे कहते हैं उजलत का या इतनी एंथुसियाज्म का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो दुरुस्त है, नो डाउट अबाउट इट। इस हवाले से जो मजहर साहब ने भी बात किया, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम हमें रियलिस्ट भी होना चाहिए। रियलिस्ट ये होना चाहिए कि बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान के अवाम को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है। और जिस तरह डेस्परेट होके हम हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उसी तरह डेस्परेट होके हम ज़ाहिर है पड़ोसियों को भी इंगेज कर रहे हैं। ईरान को हमने इंगेज किया है, हिंदुस्तान से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी साहब की सियासी कैरियर का ये आखिरी टेन्योर होगा, ये उनका दौर। और यूं ही वो इक़्तिदार संभालेंगे तो उन्हें इस बात की फिक्र होगी कि वो अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़खर की बात बिल्कुल इस हद तक ठीक है कि हमें इतना ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अच्छा, आपने शुरू में डिप्लोमेटिक मैं खास तौर पे ये इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि आपने शुरू में ये बात कही कि ऐसा ना समझे कि पाकिस्तान बिल्कुल ही एक डिफेंसिव पोजीशन पे है, पाकिस्तान भी बड़ा अहमियत का हामिल है, तो इंडिया की अप्रोच बिल्कुल गलत है। मैं तो इस तनाजुर में आपसे खास तौर पे समझना चाह रही थी। देखिए, इंडिया को इस बात का पता है कि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। ये पब्लिक फोरम्स पे जो बयानात होते हैं और डिप्लोमेटिक चैनल्स पे ये बैकडोर बातें होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सूरत हाल काफ़ी टेंस है क्योंकि इस वक्त जो गवर्नर हैं और वज़ीर आला हैं वो आमने सामने है सियासी तौर पर। पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गवर्नर से मुतल्लिक भी, विफाक में जो हुकूमत है उससे मुतल्लिक भी। फिर उसका जवाब देते हुए जो गवर्नर हैं उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की और सख्त ज़बान में ही जवाब दिया, चैलेंज किया उनको। लेकिन फिर जवाब में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बोला है और बाकायदा धमकी लगाई है वो भी बड़ी तशवीशनाक। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जी सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें फैसल कुंडी साहब, और वरना तो उनकी ग्रांट और गाड़ी जो है वो भी बंद कर दूँगा। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, लफ्ज़ी गोलाबारी, जंग जारी है, क्या इस सब का इम्पैक्ट होगा और क्या इस तरह की सियासत करके अली अमीन गंडापुर अपनी जमात को और ख़ासकर जो सूबे में हुकूमत है उसके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं? फ़खर, क्या राय है आपकी? देखें, ये इस टाइम जो वज़ीर आला है और उसके साथ साथ गवर्नर दोनों एक ही शहर के हैं और दोनों हिस्टोरिकली पॉलिटिकल राइवल्स हैं। एक जो आपस में इनके इलेक्शंस भी लड़ते हैं, तो एक ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे इनको लेना चाहिए था कि जो सूबे के टॉप ओहदे हैं दोनों उस एक ही डिस्ट्रिक्ट से, और वो भी जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है जो कि सबसे लीस्ट डेवलप्ड समझा जाता है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें तो बजाय इसके कि अपनी एनर्जीज़ जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करें, तरक्याती मंसूबों के हवाले से ये पॉलिटिकली गिमिक्स जो है वो शायद ये जानबूझ के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि अभी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को ये सबको मालूम है कि उनके पास जो फाइनेंशियल जो है वो रिसोर्सेज इतने नहीं है। गंडापुर साहब विफाक से पैसे लेने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फंड्स की कमी है, तो वो बजाय इसके कि उसके ऊपर अपनी एनर्जीज़ फोकस करें, अपने ज़ाती जो लड़ाइयाँ हैं एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो इनके आपने उसको नेशनल लेवल पे जो है वो ले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है जो खैबर पख्तूनख्वा में डेवलप हो रही है, और इस पे मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को खुद बजाते खुद जो है इसके ऊपर नोटिस लेके ये जो वज़ीर आला हैं उनको हिदायत जारी करनी चाहिए कि उनका फोकस एक गवर्नर जो स्पेसिफिक उनका एक पर्सनल उनकी राइवलरी है उसके ऊपर एनर्जीज वेस्ट करने के अवाम के मसाइल को वो करें। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, मैं ये समझता हूँ कि उनको भी हिदायत जारी करनी चाहिए गवर्नर के हवाले से कि वो सियासत में पढ़ने के
जो उनकी एक आईनी तौर पे वो जो भी ड्यूटीज़ हैं या फ़राइज़ हैं उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है भट्टी साहब। मैडम शेख, एक तो मुझे पता नहीं, शायद मुझे समझ नहीं आ पा रही कि जब भी कोई ऐसा सवाल बनता है या आता है तो हम सवाल इस तरह होता है कि ये बयान देने से तरीके इंसाफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये करने से इमरान खान मज़ीद मुश्किलात में तो नहीं घिर जाएंगे, ये बयान देने से अली अमीन गंडापुर गवर्नेंस कर पाएंगे। भाई कोई सिर्फ इस मुल्क में एक ही पार्टी रह गई है, दूसरे सारे धड़े जो हैं वो दूध के धुले हैं और वो राय रास्त पे हैं, इधर नसरातुल मुस्तकीम पर हैं और यही एक भटके हुए लोग हैं। क्या दूसरी तरफ से कभी कुछ नहीं हो रहा होता? क्या ये बयान कभी सोचा है कि इस बयान की नौबत क्यों आई? क्या कभी सोचा है कि इस सतह पर बात पहुंची है तो इसमें सिर्फ तरीके इंसाफ का कसूर है? क्या कभी सोचा है कि ये तरीके इंसाफ को एक कार्नर में क्यों लगी हुई है? क्या कभी सोचा है कि क्या क्या कुछ नहीं हो चुका तरीके इंसाफ के साथ? पहली बात। दूसरी बात ये है मैडम, इसीलिए मैं पहली बात का अगर छोटा सा एक चीज बोल दूं इसके ऊपर सर, इसीलिए सवाल किया है। कर लूं अगर मैं आप डेवलप कर तो फिर उसके बाद मैं अगर आपकी माजरत चाहता हूं नहीं सर प्लीज डेवलप। अब एक तरफ से कहा गया कि मैं इस्लामाबाद पर कब्जा करूंगा, मैं गवर्नर को गवर्नर हाउस में कैद कर लूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया औकात में रहो, मैं गले में पट्टा डालूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा। इस्लामाबाद में तो भागने के लिए हाईवे मिल गया था मगर यहाँ नहीं है। हमारे दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, कुंडी साहब मुबारक आपको गवर्नरशिप की। गवर्नर और वज़ीर आला में कोई टेंस माहौल नहीं है, कोई आमने सामने नहीं है। अच्छा। दोनों एक हल्के के हैं, दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों के बयानात इस तरह के जारी रहेंगे और एक हद तक जारी रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, टेंस माहौल जो है वो है वफाक और केपी का, कि एक तरफ केपी 1000 अरब का मकरूज़ है और उनको पैसे चाहिए, दूसरी तरफ केपी के 1600 अरब देना है वफाक ने, वो मिल नहीं रहे। एक तरफ केपी के मसाइल हैं वफाक के साथ जुड़े हुए, वो हो नहीं पा रहे, पूरे नहीं हो पा रहे। और जो पार्टी पॉलिसी है तरीके इंसाफ की और केपी की हुकूमत है और विद इन केपी जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उसमें मसाइल हैं। तो वो एक टेंस सिचुएशन है, ये कोई टेंस सिचुएशन नहीं। ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं कि अब वफाक को उनके पैसे देने चाहिए, उसको एज ए सूबा ट्रीट करना चाहिए, उनको मैंडेट मिला है, उनको उस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और अली अमीन को गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और उनको याद रखना चाहिए कि इन बयानात से वो जीत तो गए हैं मगर गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर भी तवज्जो दें। ठीक है सर, खुद ही आपने अपने पॉइंट 1 का जवाब दे दिया, तो उसके बाद मेरी तो गुंजाइश ही नहीं रहती आगे काउंटर करने की। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आपने यही सवाल करना है। मज़ा साहब, देखिए पहली चीज़ ये कि अभी तक जो केपी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो नहीं कर रही। उन्हें कहना चाहिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, उनको जो उनकी पार्लियामेंट्री अभी तक बताएं कि क्या तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में कोई एक करारदाद ये इस हवाले से पेश की है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की जो डिमांड्स हैं उसको पूरा किया जाए। ये जो चीज़ जो अच्छा, फिर ये कि जब आप ये डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक डिमांड होगी आपकी, बिल्कुल सही डिमांड होगी, लेकिन उसके बाद वरना हम मार्च कर लेंगे, वरना हम जो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च, ये कोई चौथा पांचवा बयान है उनका। ये क्या इसके जवाब में अब फैसल कुंडी साहब गवर्नर हैं, गवर्नर को अननेसेसरी इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। गवर्नर, हमारे यहाँ जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के ओहदे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गए हैं, जबकि आप जिस दिन सदर बनते हैं उस दिन आप पार्टी की सदारत छोड़ देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बीच में खबर आई थी, लेकिन आज के दिन तक मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफा दिया। मेरा ख्याल उन्होंने दे दिया। गवर्नर कामरान टिसूरी साहब, मेरा ख्याल खबर आई थी, उन्होंने दे दिया। एमक्यूएम के इजलास में होते हैं, एमक्यूएम के साथ जा रहे होते हैं। हमने गवर्नर और सदर का जो ओहदा है उसके लिए, तो जो अली अमीन गंडापुर हैं वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो पीटीआई के किसी और लीडर को करने दें। शेर अफजल मरवत मौजूद हैं और भी कोई होंगे, लेकिन गवर्नर का केस जो है, खैबर पख्तूनख्वा का केस, वज़ीर आला को जिस तरीके से लड़ना चाहिए उस तरीके से नहीं लड़ रहे। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, केस नहीं लड़ रहे। उन्हें केस लड़ना चाहिए, उन्हें अपनी पार्टी को कहना चाहिए कि आप पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर ये आवाज़ उठाएं, सेनेट के अंदर करारदाद पेश करें, कौमी असम्बली में करारदाद पेश करें, आप कहें डिमांड, मुसलसल डिमांड करें।
आप दूसरे सूबों के चीफ मिनिस्टर से कहें कि आए मिलकर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाते हैं, उसमें फैसला होगा ना। ठीक है। अच्छा सर, ये 2 मई की फॉर फैक्ट के जरदारी साहब ने दे दिया है इस्तीफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप से, 2 मई की एक खबर है सर। और नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो खबर है, उस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज इतना ही वक्त था। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।